सेंचुरी के अंत में कंपनी मराठा पावर पर काबू पाने और उसको डिस्ट्रॉय करने के बारे में भी सोचने लगी थी। 1761 में हुए पानीपत के तीसरे लड़ाई में मराठा के हार के बाद उनका दिल्ली पर रूल करने का सपना भी खत्म हो गया था। वे अलग अलग चीफ के अंडर बहुत सारे स्टेट में बट चुके थे। ये चीफ अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। ये सारे चिप्स यानी कि ये सारे सरदार एक कन्फेडरेसी के अंतर्गत, एक एलियंस के अंतर्गत, ये सारे सरदार एक पेशवा के अंडर एक कन्फेडरेसी यानी कि एक एलियंस के सदस्य थे। इनके सत्ता का केंद्र पुणे में था और पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर इसके मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे। 18th सेंचुरी के अंत में दो फेमस मराठा सोल्जर और स्टेटमैन महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस हुए। अंग्रेजों के साथ मराठा का पहला युद्ध 1782 में खत्म हुआ सलबाई की ट्रीटी के साथ, जिसमें किसी की भी जीत नहीं हुई। सेकेंड एंग्लो मराठा वार, जो कि 1803 से 1805 तक लड़ा गया अलग अलग फ्रंट पे, इसमें उड़ीसा और यमुना रिवर के नॉर्थ के जो टेरिटरीज थे, जिसमें आगरा और दिल्ली भी शामिल था, ये सारे ब्रिटिश के कब्जे में आ गए। और फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वार, जो कि 1817 से 1819 तक लड़ा गया, इसमें मराठा पावर पूरी तरह से खत्म हो गया। पेशवा को पुणे से हटा दिया गया और उनको कानपुर के बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्याज के साउथ में जो भी टेरिटरीज थे, उस पर कंपनी का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका था। नेक्स्ट है द क्लेम ऑफ पारामाउंटसी। ऊपर दिए गए विवरण से ये क्लियर है कि 19th सेंचुरी में कंपनी अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग, जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे थे, उन्होंने पारामाउंटसी नामक एक नई पॉलिसी की शुरुआत की। पारामाउंटसी मतलब सर्वोच्चता। अब ब्रिटिश यह दावा करने लगे थे कि उनकी जो अथॉरिटी है वो पारामाउंट है और सुप्रीम है, यानी कि सर्वोच्च है, और इसलिए उनका पावर इंडियन स्टेट के पावर से ज़्यादा है। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए इंडियन किंगडम को एनेक्स करना या एनेक्स करने की धमकी देना उन्हें सही लगता था, उसे अपना वो अधिकार मानते थे। उनका यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की पॉलिसीज में दिखाई देती रही। हालांकि यह प्रोसेस बिना रोक टोक के नहीं चली। एग्जाम्पल के लिए, जब छोटा सा स्टेट किट्टूर, जो कि अभी कर्नाटका है, उसको ब्रिटिश ने एनेक्स करने की कोशिश की, तो रानी चन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। रानी चन्नम्मा को 1824 में अरेस्ट कर लिया गया और 1829 में वो प्रिजन में ही मर गई। लेकिन किट्टूर में संगोली का एक पुअर चौकीदार रैना ने रेसिस्टेंस जारी रखा। चारों तरफ से लोगों के समर्थन और उनकी सहायता से उसने बहुत सारे ब्रिटिश कैंप और रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्हें भी ब्रिटिश ने पकड़ लिया और 1830 में फांसी पर लटका दिया। ऐसे और भी बहुत सारे रेसिस्टेंस है, जिसके बारे में हम इस बुक में और आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर रानी चन्नम्मा का स्टैचू दिया गया है और ये लॉर्ड हेस्टिंग का पेंटिंग है। 1830 के अंत में कंपनी रसिया को लेकर परेशान था। उसे लगता था कि रसिया एशिया की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार कर सकता है और नॉर्थ वेस्ट के थ्रू इंडिया में एंटर कर सकता है, और इस डर की वजह से ब्रिटिश अब चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ उनका कंट्रोल हो जाए ताकि वो एरिया सिक्योर हो जाए।
इसलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी 1838 से 1842 के बीच में, और वहाँ पर कंपनी का इनडायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश कर लिया। 1843 में सिंध को अपने कब्जे में कर लिया, और इस लाइन में अगला था पंजाब, लेकिन वहाँ महाराजा रंजीत सिंह के वजह से वो पंजाब में अपना रूल एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद उन्होंने सिख किंगडम के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, और अल्टीमेटली 1849 में पंजाब को भी अपने कब्जे में कर लिया गया। एनेक्सेशन का अगला तरीका था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एनेक्सेशन का आखिरी लहर जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चला। वो 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल थे। उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई, जो नीति अपनाई, उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता और उसके बाद उसका कोई मेल हियर नहीं होता, मतलब मेल वारिस नहीं होता, तो उसका जो किंगडम था वो फिर से ब्रिटिश किंगडम में विलय हो जाता, मिल जाता। इस पॉलिसी के द्वारा, इस डॉक्ट्रिन के द्वारा एक के बाद एक करके किंगडम सबको एनेक्स कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया। जैसे सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, और झांसी को 1854 में। और फाइनली 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने कब्जे में कर लिया। इस टाइम पर ब्रिटिश के पास यह कहने का बहाना था कि अवध के लोगों को वहाँ के नवाब के मिस गवर्नमेंट से, यानी कि नवाब के कुशासन से मुक्त कराना उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। अवध के नवाब को ह्यूमिलिएट करके, अपमानित करके जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर वहाँ के लोगों ने विद्रोह छेड़ दिया, और ये विद्रोह 1857 के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ पर वीर सुरेंद्र सही का पोर्ट्रेट दिया गया है, पिक्चर दिया गया है। वीर सुरेंद्र सही का जन्म संबलपुर जिले में, जो कि अभी का उड़ीसा है, वहाँ पर हुआ था। वे 16वीं सेंचुरी में चौहान वंश के संबलपुर के महाराजा मधुकर सही के वंशज थे। 1808 और 1817 के बीच संबलपुर पर मराठों का कब्जा था, और तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने संबलपुर को चौहान राजाओं को सौंप दिया, लेकिन जो असली कमान था वो अपने हाथों में ही रखी। 1827 में संबलपुर के जो रूलर थे महाराज साई, वो बिना किसी वारिस के मर गए, और ऐसे में अंग्रेजों ने उनकी जो रानी थी मोहन कुमारी, उसको गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन 1833 में रानी को हटाकर पुराने जमींदार थे वहाँ के नारायण सिंह, उनको संबलपुर सिंहासन पर बैठा दिया। और इस पीरियड में संबलपुर के लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, क्योंकि दोनों ही रूलर जो थे वो अयोग्य थे। और इसके बाद जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, तो इसके अंतर्गत संबलपुर को पूरी तरह से अंग्रेज अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि नारायण सिंह का कोई भी वारिस नहीं था। इस सब ने एक विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी। ऐसे में सभी ने गुरिल्ला युद्ध और घुड़सवार सैन्य तकनीक में प्रशिक्षित सुरेंद्र सई को अपना नेता मान लिया। उन्हें जमींदारों के साथ साथ आदिवासी लोगों का भी समर्थन प्राप्त था। सई ने संबलपुर में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसके चलते उन्हें 1840 से 1857 तक 17 साल कैद में रखा गया। 1857 में सिपाही विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन के सिपाहियों ने हजारीबाग जेल को खोल दिया, जिससे सई और दूसरे लोग जो थे वो भी मुक्त हो गए। 1857 से 1862 तक अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए बहुत सारा तरीका अपनाया, लेकिन वो सुरेंद्र सई को रोक नहीं पाए, और लास्ट में 1864 में एक जासूस था, उन्होंने सई को धोखा दे दिया और उन्हें पकड़वा दिया। उसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किला जेल में रखा गया, जहां 20 साल तक वो जेल में रहे। 1884 में उनकी मृत्यु हो गई।
यहाँ पर ब्रिटिश का इंडिया में टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में दिया गया है। ये 1797 में है। यहाँ पर कुछ ही जगहों पर इनका प्रभुत्व कायम था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता गया। ये 1840 का मैप है और ये 1857 का मैप है। अगला टॉपिक है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।